ईसोफेजाइटिस। आज हमारा टॉपिक है ईसोफेजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस दैट इज कॉल्ड ईसोफेजाइटिस। क्या बोला मैंने? इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस दैट इज कॉल्ड ईसोफेजाइटिस। आइए देखते हैं ईसोफेजाइटिस की डेफिनेशन। ईसोफेजाइटिस, राइट। ईसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, राइट। अब ईसोफेगस की जो लाइनिंग है, यहाँ की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, राइट, ये लाइनिंग किसकी बनी हुई है? म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स की, जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं और एपिथेलियल नेचर की रहती है। अब इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर सूजन आ जाना, और सूजन आने से ये जो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, इस तरह से एपिथेलियल सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, उसी पर्टिकुलर कंडीशन को अपन कहते हैं ईसोफेजाइटिस। लेकिन ये इन्फ्लामेशन किन किन कारणों से हो सकता है? तो ये इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के विरोध में हो सकता है, राइट। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के विरोध में हो सकता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन जो है वो एलर्जी के विरोध में हो सकता है, या फिर केमिकल या फूड पॉइजनिंग या फूड सब्सटेंसेस, फूड एलर्जी, इन सब चीज़ों से इन्फ्लामेशन हो सकता है। यदि ये सारी चीज़ें ईसोफेजियल पर अटैक करती हैं तो ईसोफेजियल की जो सेल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, वो स्वेलन हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, और उसी को हम मेडिकल में क्या कहेंगे? ईसोफेजाइटिस, राइट। ये हो गया ईसोफेजाइटिस का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है कि ईसोफेजाइटिस जो है वो एक तरह से गैस्ट्राइटिस की तरह ही रहता है, ठीक है। उसके सारे इटियोलॉजी, गैस्ट्राइटिस में जिस तरह की इटियोलॉजी है वैसे ही इटियोलॉजी यहाँ पे कोरिलेट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि टाइप की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, इंट्रोडक्शन में आपको बस यही लिखना है कि ईसोफेजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन और इरिटेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, एंड इफ undiagnosed, untreated, esophagitis can cause the problem with the swallowing, ulcer, scarring। यदि esophagitis ट्रीट नहीं किया गया, यदि esophagitis ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, ये डायग्नोसिस इसका नहीं हुआ और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? ईसोफेजियल अल्सर या ईसोफेजियल स्कार फॉर्मेशन या ईसोफेजियल, ठीक है, ईसोफेजियल अल्सर, ईसोफेजियल स्कार फॉर्मेशन या ईसोफेजियल स्वेलिंग, ठीक है, स्कारिंग और स्वेलिंग, इस तरह की कंडीशंस ये क्रिएट कर सकता है यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। आगे बढ़ेंगे कि ईसोफेजाइटिस जो है इसका टाइप्स किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम इटियोलॉजी की बात करें। इटियोलॉजी तो ऐसा है कि इटियोलॉजी क्यों होता है, तो हम इटियोलॉजी को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कारण से इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो उन टाइप को समझ लेते हैं। इटियोलॉजी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट टाइप के जो ईसोफेजाइटिस रहते हैं वो किस तरह से होते हैं? तो फर्स्ट जो ईसोफेजियल, फर्स्ट टाइप के जो ईसोफेजियल है, राइट, फर्स्ट टाइप के जो ईसोफेजाइटिस हैं वो कैसे हैं? रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस। अब रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस का क्या मतलब है? जैसा कि आपके नोट्स में बता रखा है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, राइट, उन अंडरलाइन चीज़ों पे ही आपको गौर करना है, और जो पूरा पैराग्राफ है वही आपके नोट्स हैं। तो मैं एक बार उसको समझा देता हूँ और लिखना कैसे वो भी बता दूंगा। तो लीजिए, समझने के लिए, ये हो गया ईसोफेगस, और ये हो गया, क्या हो गया? स्टमक हो गया, राइट। ईसोफेगस और क्या हो गया? स्टमक हो गया। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पर क्या रहता है? एक स्फिंक्टर रहता है, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स की रिंग रहती है जो इसकी दीवार में पाई जाती है। जब ये रिंग क्लोज हो जाती है, जब ये रिंग क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। जब ये रिंग सिकुड़ जाएगी तो यहाँ का गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर नहीं जा पाता है, राइट। और इसी तरह से एक रिंग यहाँ पर रहती है जो पाइलोरिक एरिया में पाई जाती है, तो यहाँ पे भी एसिड। अब जब आप फूड इंजेस्ट करते हो, फूड जब स्टमक में आ जाता है, उस समय ये रिंग क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, ताकि जितना भी एसिड यहाँ पर बने वो एसिड क्या हो? ऊपर ना जा पाए। समझ में आ गया? लेकिन एबनॉर्मलिटी के कारण से क्या होता है? किसी कारणवश यदि ये रिंग जो है, ये रिंग यदि अपना काम नहीं करे, ये लूज हो जाए,
तो एसिड क्या हो जाएंगे, ऊपर रिफ्लेक्स होंगे, राइट। एसिड ऊपर रिफ्लेक्स होंगे तो ये एसिड क्या करेंगे, यहाँ की लाइनिंग को डैमेज करेंगे। एसिड किसकी लाइनिंग को डैमेज करेंगे, एसिड विल डैमेज द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस की लाइनिंग को एसिड डैमेज करते हैं और उस कारण से यहाँ ईसोफेजाइटिस हो जाता है, राइट। तो ये किसकी कमी से हुआ, ये इसकी कमी से हुआ, ये इस वॉल्व की कमी से हुआ, इस स्फिंक्टर की डिफेक्ट से हुआ। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये वाल्व लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि एसिड को ऊपर जाने से रोकता है, लेकिन अनहेल्दी पर्सन में क्या होता है कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और एसिड को ऊपर रिफ्लेक्स होने से नहीं रोक पाता है, और एसिड जब ऊपर चला जाएगा, एसिड जब ऊपर आ जाएगा तो ये ईसोफेगस की दीवार को भी इन्फ्लेम्ड करेगा, इरिटेट करेगा, इंज्यूर्ड करेगा और इन्फ्लामेशन होगा। उस कारण से जो ईसोफेजाइटिस हो रहा है उसको हम रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया टाइप ऑफ द ईसोफेजाइटिस, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का काम नहीं करना। अब यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा है कि रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, a valve-like structure called lower esophageal sphincter usually keeps the acid content in the stomach out of the esophagus. If this valve opens when and does not close properly, the content of the stomach back up into the esophagus. ठीक है, स्टमक के जो भी कंटेंट है, स्टमक के जो एसिडिक कंटेंट है, वो एसिडिक कंटेंट ऊपर बैकअप हो जाएंगे और ईसोफेगस को इरिटेट करेंगे, उसे इन्फ्लामेशन करवाएंगे। तो उस तरह से वाल्व के फेल होने से, स्फिंक्टर से फेल होने वाले ईसोफेजाइटिस को हम रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं। दूसरा टाइप का ईसोफेजाइटिस जो रहता है वो है एसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। एसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, अब इसका क्या मतलब है, एसिनोफिलिक इज रिलेटेड टू द डब्ल्यूबीसी। एसिनोफिलिक क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, एलर्जी क्रिएट करवाना है। यदि ईसोफेगस के अंदर किसी तरह के एलर्जिक एजेंट आते हैं, यदि ईसोफेगस के अंदर किसी तरह के एलर्जिक एजेंट आते हैं तो ईसोफेगस की दीवारों में जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है, ईसोफेगस की दीवारों में जो ब्लड है वो क्या एक्यूमुलेट कर देगा, वो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, इस तरह के डब्ल्यूबीसी, कौन से, एसिनोफिलिक। तो ये एसिनोफिल की यहाँ पे एक्यूमुलेशन करवाएगा, और एसिनोफिल के यहाँ पे बढ़ जाने से, एसिनोफिल के यहाँ पे बढ़ जाने से ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगी, एलर्जी क्रिएट करेंगी, और एलर्जी के कारण से होने वाला जो इन्फ्लामेशन है, एलर्जी के कारण से जो होने वाला इन्फ्लामेशन है वो एलर्जी की इन्फ्लामेशन कहलाता है। और यहाँ पे एलर्जी किस कारण से हुई है, एसिनोफिल के एक्यूमुलेट होने से हुई है। इसलिए ये ईसोफेजाइटिस जो है वो इस एसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि बॉडी के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, ये जो एसिनोफिलिक एलर्जी, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एलर्जिक कंटेंट ईसोफेगस में आ गए, ठीक है, यहाँ पे कोई ईसोफेगस के अंदर जैसे फूड एलर्जी आ गए, ठीक है, जैसे कि सोयाबीन, व्हीट, पीनट, बीन, रे, बीफ, इन चीज़ों से यदि लोगों को एलर्जी हो तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, एलर्जी के लिए एसिनोफिलिक को इनवाइट करेगा, और एसिनोफिलिक आपस में ऑक्यूमुलेट होकर इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं एलर्जी के लिए काम करने के लिए। तो इस तरह के ईसोफेजाइटिस को हम कहेंगे एसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। आगे बढ़ेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस। तीसरे नंबर का जो ईसोफेजाइटिस रहता है वो रहता है, थर्ड टाइप का जो ईसोफेजाइटिस रहता है वो रहता है ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस। मतलब कि ड्रग के द्वारा जन्म लेने वाला ईसोफेजाइटिस, ड्रग के द्वारा जन्म लेने वाला ईसोफेजाइटिस। ड्रग जो है वो ईसोफेजाइटिस को जन्म देता है। कैसे कि कुछ ड्रग्स ऐसे रहते हैं जैसे कि एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन हो गया, ठीक है, NSAID हो गया, NSAID। मैंने नोट्स के अंदर बहुत सारे ड्रग्स के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर रखी है। ये सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो कि ईसोफेगस के पास में से जब जाएंगे तो ईसोफेगस को डैमेज करेंगे, ईसोफेगस को इरिटेट करेंगे, और ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो क्या शो करेगी, इन्फ्लामेशन शो करेगी, और उस इन्फ्लामेशन से होने वाले ईसोफेजाइटिस को ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन्फेक्शन
इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस, फोर्थ वन का जो ईसोफेजाइटिस है वो इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस है। बहुत ही सिंपल ईसोफेजाइटिस है। सपोज करो ये ईसोफेगस की ट्यूब है, इसके अंदर यदि कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आ जाता है। यदि ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, ये फंगस भी हो सकता है, लेकिन है क्या, है इन्फेक्शियस एजेंट। इस इन्फेक्शियस एजेंट के विरोध में यहाँ की दीवार क्या करेगी, इन्फ्लामेशन शो करेगी। इस इन्फेक्शन के विरोध में यहाँ की दीवार क्या करेगी, इन्फ्लामेशन शो करेगी। और उस इन्फ्लामेशन से होने वाला ईसोफेजाइटिस को हम इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन किस कारण से हुआ है, इन्फेक्शन के कारण से हुआ है। और इन्फेक्शन के लिए जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, राइट। तो कैंडिडा एल्बिकेंस एक मोस्ट कॉमन कॉज है जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस बनाता है। आगे बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, राइट। तो रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। रिस्क फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ईसोफेजाइटिस क्रिएट करते हैं। तो पहला है ओबेसिटी, राइट। फर्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी वाले पर्सन के अंदर ईसोफेजियल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रेगनेंसी, राइट। प्रेगनेंसी ये भी आपको पता है, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया की मैंने क्लास ली थी, तो हाइटल हर्निया के कारण से ईसोफेजाइटिस हो सकता है, एसिड वगैरह के ऊपर जाने से। नेक्स्ट है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड के लेने से भी ईसोफेजाइटिस होता है के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट है एचएलएसिया। एचएलएसिया क्या है, ठीक है। लास्ट है एचएलएसिया, ये आप नहीं जानते हो तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ये मैंने पहली क्लास में भी नहीं बताया है तो अभी बता देता हूँ। एचएलएसिया का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर, ये जैसे ईसोफेगस है, ये स्टमक है, और ये इंटेस्टाइन में यदि यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ के इस ट्रैक के जो मूवमेंट है, जिसको हम हिंदी में क्रमाकुंचन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन की गति। तो क्रमाकुंचन की गति को ही हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने के कारण से ही यहाँ का जो फूड पार्टिकल है वो फूड क्या है, आगे की तरफ बढ़ सकता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है तो फूड आगे बढ़ सकता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है तो फूड आगे बढ़ सकता है। यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं है तो फूड आगे नहीं बढ़ सकता है। पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट यदि नहीं है तो इसी कंडीशन को अपन कहते हैं एचिलेसिया। क्या कहते हैं, एचिलेसिया। और एचिलेसिया के अंदर फूड आगे नहीं बढ़ पाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उस कारण से यहाँ का जो फूड है वो यहीं पे रुका हुआ रहता है और ये यहीं की लाइनिंग को डैमेज करता है और ये ईसोफेगस की लाइनिंग को भी डैमेज करता है और उस कारण से होने वाले इन्फ्लामेशन को, उस कारण से जो होने वाला इन्फ्लामेशन है उसको ईसोफेजाइटिस कहते हैं और ये एचिलेसिया से भी हो सकता है, ऐसी रिस्क मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, ईसोफेजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स। ऐसे कौन कौन से लक्षण है, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक बार रीड आउट करके बता दे रहा हूँ। डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, निगलने में प्रॉब्लम आता, पेनफुल इन द स्वेलोविंग, ठीक है, खाने को निगलने के समय पेन होना, या फिर हार्ट बर्न, छाती में जलन होना क्योंकि एसिड ऊपर रिफ्लेक्स हो रहा है, राइट। सोर थ्रोट, सोर माउथ, मतलब कि गले के अंदर या मुंह ओरल कैविटी के अंदर अल्सर का आ जाना। नेक्स्ट है नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है। नेक्स्ट है स्टमक पेन, स्टमक पेन हो सकता है। रीगर्जिटेशन ऑफ द सलाइवा, सलाइवा का रीगर्जिटेशन हो सकता है। डिक्रीज्ड एपेटाइट, भूख कम पड़ सकती है। चेस्ट पेन हो सकता है। ब्रीदिंग के साथ बैड फाउल स्मेल आना, जिसको अपन हेलिटोसिस कहते हैं, वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लेंचिंग, ये सारी चीज़ें। और समटाइम